हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्फिन केमिस्ट्री। सो ये VSCPR का लास्ट वीडियो है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। वहां आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, लिंक वहाँ अवेलेबल है। और आपको टेलीग्राम पे हर एक वीडियो का हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। आपको केवल मेरी बात ध्यान से सुननी है, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाना है। लेट्स स्टार्ट। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा हिस्टोरिक नंबर 6। ओके। सो हमने हिस्टोरिक नंबर 6 पे पहले भी बेसिक इंट्रोडक्शन में बातें की थी कि हिस्टोरिक नंबर 6 जो है वो AB6 टाइप के मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है। यानी कि हिस्टोरिक नंबर 6 होने का मतलब हुआ कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 होना चाहिए, चाहे वो सिर्फ बॉन्ड पेयर से हो या बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के हो। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल यानी AB6 से, जब लोन पेयर एक भी ना हो। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है SF6। ओके। तो इससे पहले कि मैं एग्जांपल लेके बात करूं, आइए मैं कुछ जनरल बातें बताता हूं इसके बारे में। ये एक ऑक्टाहेड्रल है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल है। आप सब जानते हो ये ऑक्टाहेड्रल है, पर हमें आदत हो गई है ऑक्टाहेड्रल को इस तरह से देखने की सॉरी, मैं इसे 1 2 3 4 नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके। हमें आदत हो गई इस तरह देखने की, चार ऐसे बॉक्स में, स्क्वायर में, और एक ऊपर नीचे। तो मैं आपको बता दूं कि इस ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ऑक्टाहेड्रल होने का मतलब है कि 4 बॉन्ड एक प्लेन में हो, एक एबव द प्लेन हो और एक बिलो द प्लेन हो। हमें इसको, जैसे मैंने यहाँ B2 से B3 को, B1 से B4 को, B1 से B2 को और B4 से B3 को ज्वाइन कर दिया, ये आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप जब करते हो तो आपकी जो विज़न है वो लिमिटेड हो जाती है। मैं दिखाता हूँ। और ये बात तो हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया है कि ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ एक ही तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, वो है 90 डिग्री। तो यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ किसी भी तरह का एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं। ओके, जैसे हमारे टेट्राहेड्रल में था, इस ट्राइगोनल प्लानर में था कि जो भी पोजीशंस थे सब इक्विवेलेंट थे, आप कहीं भी लोन पेयर रख सकते थे। इसीलिए जब मैं AB5L टाइप के मॉलिक्यूल पे बातें करूंगा, AB4L2 टाइप के मॉलिक्यूल पे बातें करूंगा, तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि लोन पेयर कहाँ जाएगा। किसी भी एक पोजीशन पे आप रख दो, मिलने वाला शेप जो होगा आपका वो इक्वली सेम होगा। ओके। आइए मैं दिखाता हूँ ऑक्टाहेड्रल और किस किस तरह से बनाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत होती है कि सिर्फ आप एक सेंट्रल एटम A लिखो और 4 बॉन्ड बनाओ। ओके। एक और मैं यहाँ लिखता हूँ A। ओके। लेट सपोज इस बार इसे मैं डार्क कर दे रहा हूँ। ओके। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो भी जो आपको दिख रहा है वो ऑक्टाहेड्रल ही है। यहाँ B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, और ये B5 B6 जो ऊपर नीचे था वो यहाँ है, B5 और B6। अगर ऐसे भी कोई मॉलिक्यूल दिखे तो उसे भी हम ऑक्टाहेड्रल ही कहेंगे। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को डार्क कर दूँ, जिससे आप एक्सियल समझने की भूल करते हो, लेट्स सपोज मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, तो इस बार मैं इन दो को ज्वाइन कर दूंगा। देखो, मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है, मैंने सॉलिड लाइन से ज्वाइन नहीं किया है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी 4 को आप एक प्लेन में मान सकते हो। ओके। और चलो इस बार मैं रेड से लिखता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज B1 B2 B3 एंड B4, दिस इज B5 एंड B6। इस बार आप देखो, ये 4 एक प्लेन में है और ये वाला ऐसे है। हल्का टेढ़ा दिख रहा होगा, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, तो थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होगा ही। ओके। मेरे कहने का बस इतना सा मतलब था कि आप कभी भी ऑक्टाहेड्रल को सिर्फ इस तरह नहीं देखोगे। ऑक्टाहेड्रल है, उसका सीधा सा मीनिंग समझना है कि 4 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, एक अबव द प्लेन सेंट्रल एटम से और एक बिलो द प्लेन,
और सारे बॉन्ड एंगल चाहे वो सेम प्लेन वाले हों या एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हो, सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होंगे। सो मैं यहाँ अगर दिखाऊं तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, एवरी बॉन्ड एंगल प्रेजेंट हियर इज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ कोई भी एक्सियल या इक्वेटोरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैं SF6 बना के दिखा रहा हूँ। ओके, आप मान लो, सॉरी, हाँ, मैंने सल्फर को सेंट्रल एटम में रखा है, मैं 6 बॉन्ड बना दे रहा हूँ और मुझे फ्लोरीन दिखाना है, तो हियर दिस इज F F F F F एंड F। आप लोग हमेशा ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल देखते हो, तो लो मैंने यहाँ भी इसी तरह बना दिया। दिस इज सिंपली SF6। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, स्क्वायर पिरामिडल। अब यहाँ एक लोन पेयर आएगा, यहाँ स्क्वायर प्लानर में 2 लोन पेयर आना है, तो आप किसी भी पोजीशन पे आप रख दो, ये जो 6 पोजीशंस हैं, आप किसी भी पोजीशन पे रख दो, आपको सेम ही फिगर मिलना है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, मैं सीधा सिंपली दोनों का मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। चलो इस बार मैं इसका बना रहा हूँ। पहले इसका एक एग्जांपल अगर लिया जाए स्क्वायर पिरामिडल का, तो पिरामिडल सीधा सा बात है, ये एक ऊपर नीचे दोनों तरफ पिरामिडल बन रहा है। आप किसी एक को ढक दो तो आपको सबको ज्वाइन कर दो, तो जो आपको मिलेगा वो पिरामिडल शेप होगा। स्क्वायर बेस है, जैसे TBP में हमने किया था ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, एक ट्रायंगल सेम प्लेन में था, उसके ऊपर की ओर एक पिरामिड बन रहा था, एक नीचे की ओर। यहाँ सेम बात है, यहाँ 4 बोन सेम प्लेन में है, यानी कि जो इसका बेस बनेगा पिरामिड का वो स्क्वायर बनेगा, और ऊपर की ओर पिरामिड बन रहा है, या नीचे की ओर किधर भी आप बना सकते हो। ओके, सो जो हमें रिजल्टेंट शेप मिलेगा AB5L के करस्पॉन्डिंग, वो होगा हमारा स्क्वायर पिरामिडल, यानी एक स्क्वायर को बेस बनाते हुए बनने वाला पिरामिड। सो इसका एक एग्जांपल काफ़ी फेमस है, BRF5। यहाँ मैं ब्रोमीन को सेंट्रल एटम लिख रहा हूँ और ये मैंने 5 बॉन्ड बना दिए। ओके, लेट्स सपोज मैं पहले 5 फ्लोरीन लगा दूँ, F F F, दिस इज ऑल्सो F एंड F। ओके, अब मैं इसे ये कर दिया। यहाँ पे लोन पेयर है, मैंने बताया था शेप देखना हो तो आप लोन पेयर को ढक दो, लोन पेयर ढको तो आपको दिख रहा होगा ये एक स्क्वायर बन रहा है, 4 फ्लोरीन मिलके, और ऊपर एक 90 डिग्री पे एक और फ्लोरीन है। आप इसे ज्वाइन करोगे, अगर मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन भी करके दिखाता हूँ, तो एक स्क्वायर को बेस बनाते हुए एक पिरामिड बन रहा है। दैट इज वाई दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर प्लानर सेम है, 2 लोन पेयर आ गया। सपोज एक मैंने यहाँ B5 की जगह मैंने एक रख दिया और एक B6 की जगह रख दिया, जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो स्क्वायर बन रहा होगा B1 B2 B3 B4 को मिला करके। सो सिंपली दिस इज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो इसका एग्जांपल अगर मैं एक बताऊं आपको, तो वो XCF4 है। इसे बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं, बटरफ्लाई शेप। लोअर बुक्स लिखते हैं छोटे बच्चों को समझाने के लिए, बट हमें इतना इस बात को माइंड नहीं करना है। सो मैं अगर बनाऊं तो मैं दिखाता हूं क्यों इसे बटरफ्लाई कहते हैं। ये है, इस बार आप एक काम करो, इसे बटरफ्लाई की तरह देखने के लिए आप इन दोनों को इस तरह ज्वाइन करके देखो। ये 2 बटरफ्लाई के विंग्स हो गए, ये वाले, एक मिनट, ये वाले और ये वाले, आई मीन ये और ये जो है बटरफ्लाई के विंग्स हो गए, ये आगे की और ये जो पीछे निकला रहता है, आगे जो रहता है, मतलब ये एक बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है रफली। ओके, सो इससे पहले कि मैं आगे के स्टेरिक नंबर्स पे प्रोसीड करूँ, मैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में 1-2 बातें और बता देता हूँ जो हमें अपने नॉलेज में ऐड करके रखनी है। ये जो ऑक्टाहेड्रल होता है, अगर मैं ऐसा शेप बना दूँ, एक ट्रायंगल सपोज मैंने ब्लू से बनाया है ऊपर की तरफ, और मैं ब्लैक से एक बना रहा हूँ ट्रायंगल नीचे की तरफ, दिस इज ऑल्सो एन ऑक्टाहेड्रल। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, मैं ब्लैक से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक मतलब 3 सर्कल्स के थ्रू मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ।
ये मैंने बना दिया। आप इसके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे तो वो ट्रायंगल दिखेगा। ये नीचे की ओर को मूव करता हुआ ट्रायंगल है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसा ट्रायंगल है। ओके, अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूँ 3 सर्कल्स को लेकर के जो इसके जस्ट अपोजिट फेस में हो, दिखाता हूँ। एक ट्रायंगल मैंने ब्लू से यहाँ बनाया, एक सर्कल यहाँ बनाया और एक ऐसे ड्रॉ किया। तो इनके सेंटर्स को भी ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा और रिजल्टेंट आपको ये मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑक्टाहेड्रल। जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे और फर्दर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वीबीटी में भी मैं आऊँगा तो वहाँ भी मैं ऑर्बिटल पिक्चर बना के दिखाऊंगा कि ये किस तरह से ऑक्टाहेड्रल है। फिलहाल हमें नॉलेज में ये बात ऐड करके रखनी है कि दिस इज ऑल्सो एन ऑक्टाहेड्रल एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, तो अब हमें बात करनी है स्टेरिक नंबर 7 की, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हमें ये आइडिया पहले से है कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे बनाना है। एक पेंटागन बना देना है, सीधी सी बात है। लो मैंने एक पेंटागन बना दिया इस तरफ को, बीच में मैं रख दूंगा ए जो सेंट्रल एटम है, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया हर तरफ से। ओके, और एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन मुझे बॉन्ड बना देना है। दिस इज IF7, सॉरी IF7 आई मीन IB7। तो दिस इज बी 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 एंड बी। ओके, सो इसी का मैं IF7 बनाने जाऊं तो ऑब्वियस बात है मैं बी को आई से रिप्लेस कर F फ्लोरीन से रिप्लेस कर दूंगा और ए के सेंट्रल की जगह मैं आयोडीन रख दूंगा। तो मैं इसे IF7 के केस पे बना रहा हूँ, ये वाला केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ IF7। तो AB7 और इसका एग्जांपल IF7। ओके, सो देखो मैं कैसे बनाता हूँ। ये मैंने सेंट्रल एटम रख दिया, so this is as simple as that. This is F, here also F, 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 F. This is P, B, P, pentagonal bipyramidal. This is the ideal case of pentagonal bipyramidal. देखो जिस तरह TVP एक इम्पॉर्टेंट केस था उसी तरह PVP भी एक इम्पॉर्टेंट केस है। मैं ज़रा सा याद दिला दूँ, मैंने TVP में बताया था कि जो आने वाला लोन पेयर होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना फेवर करता है। वो मैंने बॉन्ड एंगल दिखा के बताया था कि कब कितना रिपल्सन हो रहा होगा। मैंने ये भी बताया था कि रिपल्सन को एक्सपेरिमेंटली मेज़र नहीं कर सकते हैं कि कितना होगा, बस जब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो अटेन कर लेता है फिर हम एंगल नाप लेते हैं सिर्फ कि इतना होगा। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि इतना रिपल्सन होने वाला है। ओके, सो यहाँ IF7 है। मैं यहाँ जैसे देखो TVP था तो वहाँ पे एक ट्रायंगल था, तो तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड जो थे वो 120 डिग्री पे थे। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो के ही आप डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको जस्ट लिंक मिल जाएगा। ओके, फिलहाल मैं याद दिला देता हूँ कि वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था वो 120 डिग्री इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में था। इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में 90 डिग्री की बॉन्ड थी और दोनों एक्सियल 180 था। तो यहाँ अगर आप देखो तो दिस इज योर एक्सियल बॉन्ड, दिस इज योर एक्सियल एंड दीज 5 आर मतलब 1 2 3 4 and here also B5. These 1 2 3 4 5 B1 B2 B3 B4 5 are making an equatorial bond, an equatorial bonds. Okay, so this is the story. तो यहाँ पे बात यह है, वहाँ हमें सारे इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल था। अगर आप यहाँ याद करो जो मैंने पहले बताया था कि यहाँ हर इक्वेटोरियल के बीच में 72 डिग्री की बॉन्ड एंगल है। ओके, 72 डिग्री, और उसी तरह एक्सियल और इक्वेटोरियल 90 डिग्री पे है, दोनों एक्सियल आपस में 180 डिग्री पे है। तो अब बात यह है क्योंकि वहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम हो रहा था, क्योंकि अगर हम एक लोन पेयर आ रहा था TVP शेप में तो उसे हम रख दे रहे थे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ओके, रुको मैं यहाँ पे बना के ही दिखाता हूँ। ये था हमारा TVP, ये हमारा TVP था। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारा करना था कि जब लोन पेयर पहला आता है तो इस B को रिप्लेस करके हम लोन पेयर में बदल दे रहे थे।
दूसरा आता था तो किसी एक इक्वेटोरियल को हटा के हमने यहाँ लगा दिया था, क्योंकि हमारा कहना था कि यहाँ पे अगर मैं एक्सियल पे डालता हूँ तो ये 90 डिग्री रिपल्सन होगा, जब मैं यहाँ रखता हूँ तो 120 डिग्री रिपल्सन होगा। जो हमें एंगल को ऐसे भी मैक्सिमम रखना था, मिनिमम रिपल्सन रखना था। पर अगर मैं बात करूँ अब पीवीपी की, तो यहाँ अगर आप सपोज करो, लेट सपोज आपके पास लोन पेयर जो आता है इस केस में AB6L टाइप के केस में, आप लोन पेयर अगर यहाँ रखोगे तो आपको 72 डिग्री रिपल्सन, इसके अलावा रेस्ट 1 2 3 4 4 72 डिग्री रिपल्सन मिलेंगे, यानी 72 डिग्री पे, और ये 2 90 डिग्री पे। उसी के अपोजिट अगर आप एक्सियल पोजीशन पे रख दो लोन पेयर को तो 90 डिग्री रिपल्सन ही मिलेगा। तो हमें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल रखना है। तो इस वजह से जैसे हम टीबीपी में इक्वेटोरियल पे रखते थे, तो पीवीपी केस में हमें एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर रखना है। मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ नीचे में, इस बात को हमें बिल्कुल याद रखनी है। लोग इसे एक्सेप्शन बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि हमें सीधी सी बात है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन को मिनिमाइज करना है, पहली बात। तो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन के लिए हमें 3 बातें ध्यान रखनी है कि लोन पेयर रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए, ओके, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। तो इस हिसाब से अगर हमें यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे रखना होता है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। ये इस टीबीपी केस की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ओके। अब आइए मैं इन दोनों का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पेंटागोनल बाय पिरामिडल यानी AB6L टाइप का मॉलिक्यूल हमारा, ये XCF6 इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, XCF6। तो बहुत सिंपल है, हमें एक जैसे हम बनाते आ रहे हैं, हमें एक पेंटागन बना लेना है। सेंट्रल एटम XC, F F F F एंड F सबको जोड़ दो, और एक एक्सियल पे 2 एक्सियल है, मान लो मैंने नीचे वाले पे लोन पेयर लगा दिया, तो ऊपर वाले पे आप फ्लोरीन रखो। 6 फ्लोरीन हो गए आपके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ये पेंटागन है, ऊपर की ओर एक पिरामिड बनेगा, दैट इज वाई दिस इज पेंटागनल पिरामिडल, ओके। ये बाई पिरामिडल था क्योंकि नीचे की ओर भी एक IF7 के केस में नीचे की ओर भी एक पिरामिड बन रहा था, इसलिए ये बाई पिरामिडल था। यहाँ एक ही पिरामिड बन रहा है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, इधर आप बना लो, तो ये पेंटागनल पिरामिडल है। अब बात करते हैं जो पेंटागनल शेप होगा AB5L2 टाइप के मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, मैंने बता दिया कि आने वाला लोन पेयर भी एक्सियल पोजीशन भी एक्वायर करेगा, तो इस बार जहाँ F6 हमने रखा है वहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी आसान है। तो इसका एक एग्जांपल है XCF5, ओके। XCF5 एक निगेटिव चार्ज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट केस है ये, ओके। तो इसे के लिए हमें एक पेंटागन बनाना है वापस से। तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड टाइप बन गया है, आप इसे आइडियल मान के चलना। चलो XC, एक यहाँ लोन पेयर, एक इस एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर, और बाकी 5 पोजीशंस पे F, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके एक निगेटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है निगेटिव चार्ज लगाना। और देखो यहाँ निगेटिव चार्ज लगाने का मतलब है कि हमें ये नहीं पता है कि फ्लोरीन 5 है हमारे पास, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5। हमें ये बिल्कुल नहीं कोई आइडिया है कि इन 5 में से किस पोजीशन पर ये निगेटिव चार्ज है, ओके। अगर हमें ये निकालना हो कि कौन से पोजीशन पर है, तो इसके लिए हमें फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और मुझे लगता है कि BSc पढ़ने से पहले आप सब ने फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा होगा। अगर आपको नहीं आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फॉर्मल चार्ज पे अलग से वीडियो बना दूंगा, ओके। सो इतने सारे केसेस हमारे इम्पोर्टेंट थे। अब मैं कुछ अलग से एडिशनल कुछ केसेस की बात करता हूँ, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो गाइस, अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस की बात बताने के लिए आया हूँ, ओके। सो अगर स्टेरिक नंबर 7 हो, तो हमने स्टेरिक नंबर 7 तक के लिए फंडामेंटल ज्योमेट्रीज की बात कर ली।
तो फंडामेंटल ज्योमेट्री के अलावा भी कुछ ज्योमेट्री हो सकते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप चाहोगे इन सब पे डिटेल में पढ़ना तो आप बुक्स में भी हायर बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मैं एक एक हिस्टोरिक नंबर को डील करूँगा। ओके, फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसमें आपको समझना क्या है। जब इस स्टेरिक नंबर 7 हो तो इसके लिए हमने पेंटागोनल बाय पिरामिडल पढ़ा है, पर एक और शेप में जो कुछ कंपाउंड नोन है वह हमारा मोनोकैप्ड ऑक्टाहेड्रन। सो स्टेरिक नंबर 8 के करस्पॉन्डिंग जो हमें एक शेप मिल सकता है वो है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये भी है, आप इसके बारे में डिटेल पढ़ो या मैं नेक्स्ट वीडियो एक इस पर बना दूंगा। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ओके, बहुत सारी चीज़ हमें सीखने को मिलेंगे यहाँ। अगर स्टेरिक नंबर 9 हो तो ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक एक शेप होता है, ज्योमेट्री होती है। अगर स्टेरिक नंबर 10 हो तो बाइकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होता है। स्टेरिक नंबर 11 के करस्पॉन्डिंग मोनोकैप्ड पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिक होता है। मोनोकैप्ड पेंटागोनल होता है, सॉरी यहाँ छूट गया था, मोनोकैप्ड पेंटागोनल एंटी प्रिज्मेटिक होता है। ओके, और स्टेरिक नंबर 12 के करस्पॉन्डिंग ये शेप है हमारा। ये हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के सिलेबस में नहीं होते हैं, पर हमें अपने, अगर हम केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री से हमें फर्दर आगे हमें फ्यूचर बनाना है तो हमें इन शेप्स के बारे में जाननी चाहिए। पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेरिक नंबर 8 ज़रूर पढ़ें। स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ओके, इसके अलावा मैं प्रिज्मेटिक और एंटी प्रिज्मेटिक के बारे में मैं ज़रा सा बता देता हूँ। अगर मान लो प्रिज्मेटिक का क्या मतलब होता है कि एक प्रिज्म होता है, वो स्क्वायर शेप प्रिज्म। ओके, आप प्रिज्म कैसे देखते हो, जैसे क्यूब होता है वैसा ही एक प्रिज्म होता है। देखो ये प्रिज्म है। ओके, ये ऊपर के फेस हैं, मैं इसे डार्क कर दे रहा हूँ, ये ऊपर का फेस है, नीचे वाले को मैं ब्लैक से डार्क कर रहा हूँ। ओके, ये नीचे का फेस है। अब मान लो मैं नीचे के फेस को फिक्स कर दूं और ऊपर के फेस को पकड़ के मैं कुछ एंगल, तब जो शेप बनेगा वही स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक है। मतलब कि आप स्क्वायर के बेस को फिक्स कर दो और ऊपर वाले फेस को पकड़ के ट्विस्ट कर दो। जब फेस ट्विस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉन्ड है ट्विस्ट होगा, ये बॉन्ड भी ट्विस्ट होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तब जो मिलेगा तो वो कुछ मान लो कि जिस तरह से डमरू होता है कुछ उस तरह का बन जाएगा स्क्वायर शेप में, मतलब क्यूब शेप में डमरू बन जाएगा, वो क्यूब टाइप का डमरू। तो बीच में जो जहाँ जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट किया है वहाँ पे सेंट्रल एटम होगा और बाकी 1 2 3 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 आपके बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। तो स्टेरिक नंबर 8 हो गया आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 8 हुआ। तो ओके, सो दिस इज व्हाट स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक इज। ओके, सो गाइज आज मैं VSEPR थ्योरी को फाइनली इसके वीडियो सीरीज़ को यहाँ रोक रहा हूँ। ये फर्दर जो हायर स्टेरिक नंबर्स हैं इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, मैं एक एक स्टेरिक नंबर को डिटेल में डील करूँगा। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।